जय हिंद, वेलकम टू दक्षिणा क्लासरूम। बच्चों, मैं मनीष सेवटा और आप मेरे साथ पढ़ रहे थे साउंड वेव। अभी तक हमने साउंड वेव के 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए। आज हम शुरू कर रहे हैं साउंड वेव का लेक्चर 4। और अभी पार्ट, इससे पहले वाला जो पार्ट था थोड़ा सा मैथमेटिकल आपको दिखाई दे रहा था, पर अभी कैलकुलेशन बहुत कम हो जाएगी, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस बहुत कम हो जाएंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूलेज आएंगे और उन पे बेसिस सवाल आपको दिखेंगे। तो अभी हम बात कर रहे थे लास्ट वाले लेक्चर के अंदर कि वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या है, उस पर हम चर्चा कर रहे थे। तो हमने ये देखा था कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड आपके पास में सॉलिड में हमने निकाला था और फ्लूइड्स में निकाला था। और फिर हमने देखा, अच्छा, जो फ्लूइड्स में फॉर्मूला था दैट इज वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर बीटा बाय रो। बीटा क्या था? बीटा बल्क मॉडुलस था, ठीक है। और बीटा की वैल्यू हर एक प्रोसेस के लिए डिफरेंट थी। अगर आप बात करेंगे आइसोबारिक के लिए तो वो अलग वैल्यू थी, आइसोथर्मल के लिए अलग वैल्यू थी। आइसोबारिक हमने नहीं देखा था, हमने आइसोथर्मल देखा था और एडियाबैटिक देखा था, ठीक है। फिर हमने ये देखा भाई, न्यूटन ने एक बात कही थी। उस न्यूटन ने क्या बोला, जब साउंड प्रोपेगेट करता है तो जो प्रोसेस रहता है दैट प्रोसेस इज आइसोथर्मल। तो लोगों ने बोला ठीक है। तो अगर उसके हिसाब से हम देखेंगे तो बल्क मॉडुलस आता है प्रेशर के बराबर। मैंने बोला था कि आप वो खुद से करके देखेंगे, आई होप आपने किया होगा। तो यार वहाँ से बल्क मॉडुलस आता है प्रेशर के बराबर, तो वेलोसिटी आ गया, वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर बीटा बाय रो की जगह हो गया पी बाय रो। पर वह उसको जब एसटीपी कंडीशन पे चेक करके देखा गया तो वेलोसिटी आती है 280 मीटर पर सेकंड, पर एक्चुअल में वो वैल्यू होती नहीं है, वैल्यू होती है थोड़ी अलग। तो फिर फाइनल समझ में आया न्यूटन गलत बोल रहा था। फिर लाप्लास ने बताया कि जो न्यूटन ने बोला वो गलत है। एक्चुअली जो प्रोसेस है आपके पास में जिसमें साउंड प्रोपेगेट करता है एयर में, तो जो प्रोसेस रहता है दैट प्रोसेस इज एडियाबैटिक, दैट प्रोसेस इज एडियाबैटिक। अच्छा, अगर एडियाबैटिक है तो फिर वहाँ से हमें दिखाई दिया कि बीटा आता है गामा पी के बराबर और वेलोसिटी हो जाएगी रूट बीटा बाय रो। बीटा को लिख देंगे गामा पी बाय रो। वहाँ से एक फॉर्मूला आया था गामा आर टी बाय एम। तो एक बार फटाफट मैं दिखाया तो मैं क्या क्या फॉर्मूले मैंने लिखे थे। मैं लिखा था वेलोसिटी का एक फॉर्मूला लिखा था, वेलोसिटी इज इक्वल टू ई बाय रो, सॉरी यंग्स मॉडुलस बाय ओ, यंग्स मॉडुलस डिवाइड बाय रो। फिर ये आया था बीटा बाय रो, बीटा बाय रो। और बीटा की वैल्यू एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए आई थी गामा पी बाय रो, गामा पी बाय रो। अच्छा, और पी बाय रो को लिख सकते हैं आर टी, ये ऐसे बन जाएगा गामा आर टी बाय एम। ये इतने एक्सप्रेशंस आपने देखे थे। इसमें ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सॉलिड है, और ये सब के सब आपके पास में वेलोसिटी ऑफ साउंड इन फ्लूइड, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन फ्लूइड के एक्सप्रेशन आपके पास में। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए यार, हम बात करते हैं थोड़ा सा कि ये जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अभी हम देख रहे हैं कि जो साउंड की वेलोसिटी है उस पर किस किस चीज़ का कैसा कैसा इफेक्ट पड़ रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेलोसिटी ऑफ साउंड, ऑन वेलोसिटी ऑफ साउंड। कि भाई साहब अगर आप टेम्परेचर चेंज करेंगे, मान लीजिए आपके पास में एक कोई गैस है ना, उसके अंदर साउंड प्रोपेगेट कर रहा है, पहले उसका टेम्परेचर कुछ T1 था, अब हमने बढ़ा के T2 कर दिया, तो वैसे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या रहेगा आपके पास साउंड के ऊपर। तो मैंने बोला यार वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है वो है बीटा बाय रो, गामा पी बाय रो, गामा आर टी बाय एम। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ अंडर रूट गामा आर टी बाय एम। मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे जो टी है वो किस में पुट होगा, टी डिग्री में होगा या केल्विन में होगा, टी केल्विन में होगा। गामा होता है सीपी बाय सीवी, मोनोटोमिक गैस के लिए कितना आता है, डायटोमिक गैस के लिए कितना आता है, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। ये आर है आपके पास और एम आपके पास है मोलर मास है। अब देखिए यार, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो गामा आर और एम ये तो नहीं बदलेंगे, बिकॉज ये तो सेम ही रहेगा आपके पास, ये क्वांटिटी नहीं बदलेगी, सिर्फ क्या बदलेगा, टेम्परेचर बदलेगा। तो हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब क्या, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी बच्चों, इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से वेलोसिटी डायरेक्टली बढ़ रही है आपके पास में। तो जो आपके पास, जैसे मान लीजिए एक जगह है, वहाँ पे एयर का टेम्परेचर आपके पास में कुछ 20 डिग्री है, और एक दूसरी जगह जहाँ पे एयर का टेम्परेचर 40 डिग्री है, तो जहाँ पे टेम्परेचर एयर का ज़्यादा होगा वहाँ पे साउंड तेजी से प्रोपेगेट करेगी। क्लियर? तो हमें समझ में आ रहा है भाई साहब, जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो इसमें कुछ बड़ा खेल नहीं है, इसी एक्सप्रेशन का हमने यहाँ पे यूज़ करके देखा है, ठीक है बात, ठीक। अगर मान लीजिए कई बार आपके पास में ऐसा हो कि टेम्परेचर का वेरिएशन बहुत छोटा हो, टेम्परेचर का वेरिएशन क्या हो आपके पास में, छोटा हो, मान लीजिए ना आपको बोला गया कि किसी जनरल टेम्परेचर पे बात हुई है कि T1 पे वेलोसिटी बताओ, आपको बोला गया भाई T1 पे वेलोसिटी बताओ कितनी आएगी, तो T1 पे वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट गामा आर T1 बाय मोलिकुलर मास। ये T1 टेम्परेचर पे है, एट टेम्परेचर T1, एट
टेम्परेचर T1, ठीक है। इस टेम्परेचर पे जो आपके पास में वेलोसिटी आ रहा है एट टेम्परेचर T1, तो ये वेलोसिटी ऐसा आ रहा है। अब मान लीजिए टेम्परेचर में थोड़ा सा वेरिएशन किया गया, टेम्परेचर में वेरिएशन बहुत थोड़ा सा किया गया, तो ये T1 प्लस डेल्टा टी वेरिएशन कर दिया। ये डेल्टा टी क्या, स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा टी क्या है बच्चों आपके पास, स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर छोटा सा चेंज करेंगे तो इस एक्सप्रेशन में क्या बनेगा वेलोसिटी अब की बार, दैट इज गामा आर T1 प्लस डेल्टा टी बाय एम। अरे सही सही। अब आपको पता है भाई साहब डेल्टा टी बहुत छोटा है एज कंपेयर टू T1, तो अगर हम देखें डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू T1, तो यहां पे थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। तो कैसे अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे हम, देखिए गामा आर T1 बाई एम को तो बाहर निकाल लीजिए, तो यहां पे क्या बन जाएगा आपके पास, दिस विल बिकम 1 प्लस डेल्टा टी डिवाइड बाई T1 की पावर हाफ। यानी इसमें कुछ नया नहीं किया, हमने सिर्फ बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाना चाहता हूं मैं, तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने बोला किसी टेम्परेचर T1 पे ये फॉर्मूला था, अगर टेम्परेचर T1 प्लस डेल्टा टी कर दिया तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब इसमें से क्या किया, T1 को बाहर निकाल लिया तो इसको ऐसा बन गया। अब आपको पता है यहां पे आप बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, तो आपके पास पता है 1 प्लस एक्स टू द पावर n को लिखा जा सकता है 1 प्लस एन एक्स इफ x इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1। दिस इज नोन एज बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। ये क्या होता है बच्चों, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। तो मान लीजिए कभी ऐसा दिखे तो आपको पता है भाई ये डेल्टा टी बहुत छोटा है एज कंपेयर टू T1, तो ये वाली वैल्यू 1 से बहुत छोटी है, तो आप इसको क्या लिख देंगे, दैट इज गामा आर T1 डिवाइड बाय एम, और ये बन जाएगा 1 प्लस हाफ डेल्टा टी बाय T1। अरे क्लियर। तो अब आप इसको ऐसे लिखेंगे तो आपको थोड़ा आसान हो जाएगा कैलकुलेशन करना, क्योंकि इसकी वैल्यू तो आप निकाल की, मतलब जैसे इसकी निकाली हुई है वेलोसिटी की, ये वाली वैल्यू कुछ v नॉट है आपके पास में, तो ये क्या बन जाएगा, v इज इक्वल टू v नॉट 1 प्लस हाफ डेल्टा टी बाई T1। थोड़ा सवाल की कैलकुलेशन आसान बन जाएगी। तो कभी ऐसे चेंज बहुत छोटा हो और आपसे पूछ रहे कि भाई आपके पास में 500 डिग्री पे इतना था वेलोसिटी, तो 5 नॉट 1 पे कितना होगा, तो आप यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं। तो कभी आपको मैथमेटिकल हेल्प चाहिए तो आप इसका यूज कर सकते हैं। समझ में आ रही, तो इसको मतलब इस वाले टर्म को वी नोट लिखा है ना मैंने, तो ये स्टैंडर्ड टर्म हो गया आपके पास में। तो कभी आपके पास में अप्रोक्सीमेशन लगाना है तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें कुछ भी नया नहीं है, जो लास्ट लेक्चर में देखा उसी को कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे हम। हमें दिखा था वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ये है, हमने वो एक्सप्रेशन यूज़ किया। फिर मैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखना चाह रहा था, तो मुझे दिखा वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, गामा आर और एम ये टेम्परेचर पर डिपेंड करते नहीं है, ये वाली वैल्यूज कॉन्स्टेंट है। तो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर के, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या हो जाएगा आपके पास, बढ़ जाएगा। इसका मतलब कहीं पर गर्मी है, कोई गर्म जगह है हमारे जैसे राजस्थान है, वहां पे साउंड तेजी से प्रोपेगेट करेगी एज कंपेयर टू हिमाचल। समझ में आ गई, ठीक है। इसमें टी कैसे पुट करेंगे, केल्विन के अंदर पुट करना है। ये हमने यहाँ पे क्या किया, अगर हम टेम्परेचर में स्मॉल वेरिएशन करेंगे तो वेलोसिटी पे इफेक्ट क्या पड़ेगा, तो दिस इज इफेक्ट ऑन वेलोसिटी, दिस इज इफेक्ट ऑन वेलोसिटी बाय स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, बाय स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर में बहुत थोड़ा सा चेंज करेंगे तो वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा हुई है। क्लियर है, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये तो पहला इफेक्ट था, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द वेलोसिटी ऑफ साउंड। अभी हम आगे बढ़ते हुए बात करेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड इफेक्ट ऑफ डेंसिटी। क्लियर, पहले आप इसको छाप लीजिए। बच्चों हम देख चुके थे कि भाई टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है वेलोसिटी के ऊपर, अभी हम देखते हैं कि प्रेशर का इफेक्ट क्या है वेलोसिटी के ऊपर। तो यार प्रेशर के इफेक्ट के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ होना चाहिए, तो मैंने बोला मुझे जो फॉर्मूले पता है वो नोट डाउन कर लेता हूँ। तो मुझे ये वाले फॉर्मूले पता है, वेलोसिटी पता है, वेलोसिटी होता है अंडर रूट वाई बाय रो। ये फॉर्मूला यूज़ होगा क्या, नहीं होगा, बिकॉज ये सॉलिड के लिए है, ठीक है जी। और क्या पता है, बीटा बाय रो, ये भी नहीं यूज़ होगा क्योंकि प्रेशर नहीं है, मुझे प्रेशर चाहिए फॉर्मूले में। फिर होता है गामा पी बाय रो और एक होता है गामा आर टी बाय, इतने फॉर्मूले होते हैं। तो यार ये देखिए ये वाला तो यूज़ नहीं होगा बिकॉज पे प्रेशर नहीं है, इन भी प्रेशर नहीं है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है हमें। तो हमने यहाँ पे लिखा कि यार इस बात को समझने के लिए वेलोसिटी को लिखा जाना चाहिए, वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट गामा पी बाय रो, गामा पी बाय रो। रो पता है आपको, पी इज प्रेशर, पी क्या है बच्चों आपके पास, प्रेशर। रो क्या है, रो है डेंसिटी, और गामा आपके पास में सी पी बाय सी बी, गामा इज इक्वल टू सी पी बाय सी बी। ठीक है जी यार, अब क्या किया जाए, अब हमें देखना है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो मुझे देख के तो ऐसा फील आ रहा है कि अगर वेलोसिटी बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, ऐसा ही फील आ रहा है भाई साहब।
वेलोसिटी प्रेशर डायरेक्टली लिंक्ड है, ऐसा फील आ रहा है, पर ये गलत है, खतरा, ये क्या है, गलत है। ये चीज़ आप तब बोल सकते हैं, मान लीजिए आपने प्रेशर को बढ़ाया, अगर वेलोसिटी प्रेशर बढ़ाया तो लग रहा है वेलोसिटी बढ़ना चाहिए, पर ऐसा नहीं है क्योंकि बीच में रो भी तो है। अच्छा ये रो भी तो है, पर सर यहाँ पे भी तो ये गामा आर और एम थे। भाई एक्चुअली क्या, जब आप टेम्परेचर को बढ़ाए थे तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जब आपने पहले वाले केस में देखा था वेलोसिटी इज इक्वल टू गामा आर टी बाई एम, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते बाकी सब टर्म क्या रहे थे, कांस्टेंट रहे थे। पर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप प्रेशर को चेंज करें तो रो भी बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा रो, कैसे, समझ में नहीं आ रही बात। तो देखिए यार, अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे मतलब पार्टिकल्स पास पास आएंगे, पार्टिकल पास पास आएंगे, डेंसिटी बदलेगी। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। ये वाली बात समझ में आ गई। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है भाई साहब, ये सही नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है। दिखता है ऐसा, पर एक्चुअल में ऐसा है नहीं। क्यों? क्योंकि दिक्कत, क्योंकि क्या जवाब क्या है इस बात का, बिकॉज बाय चेंजिंग प्रेशर रो ऑल्सो विल चेंज। मतलब जब आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे या फिर प्रेशर को चेंज करेंगे तो रो भी आपके पास में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए कैसे हो जाएगा। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, दिस इज एनआरटी। तो इसको आप एनआरटी को लिख सकते हैं, दैट इज एम डिवाइड बाय कैपिटल एम आर टी। अरे सही, ऐसे लिख सकता हूं, एन को टोटल मास डिवाइड बाय मोलिकुलर मास। अच्छा, अगर आप इसे नीचे लेके जाएंगे तो क्या आ गया, पी इज इक्वल टू रो एम आर टी। अब आप सोचिए, अगर आप, जैसे आपको दिखाता हूं, ये एक्सप्रेशन यहां तक समझ में आ रहा है, ठीक है जी। अब देखिए क्या आ रहा है, P बाय रो इज इक्वल टू आर टी बाय एम, P बाय रो इज इक्वल टू आर टी बाय एम। तो अब सोच के देखिए, अगर प्रोसेस आइसोथर्मल हुआ, इफ प्रोसेस इज आइसोथर्मल, कोई भी प्रोसेस हुआ आपके पास, प्रोसेस इज आइसोथर्मल, तो यार अगर प्रोसेस आइसोथर्मल होगा तो ये वाली टर्म तो कांस्टेंट बनेगी। तो आप प्रेशर को चेंज कीजिए तो रो भी चेंज होगा। भाई आप सोच के देखिए, पी बाय रो का जो रेशो है वो अब टेम्परेचर पर डायरेक्टली डिपेंडेंट है। अगर आप यार प्रोसेस आइसोथर्मल हुआ तो आप प्रेशर को चेंज कीजिए तो रो भी चेंज होगा, पर पी बाय रो का रेशो क्या रहेगा, सेम रहेगा। इफ प्रोसेस इज आइसोथर्मल तो हम क्या बोलेंगे, पी बाय रो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम प्रेशर को चेंज कर भी दें तब ऑटोमेटिकली रो भी अपने आप को चेंज कर लेगा, ताकि पी बाय रो की वैल्यू क्या रहे, सेम रहे। समझ में आ रही है। इफ वी विल चेंज पी, इफ we will change P, then rho will also change, so that P by rho remains constant। कौन से प्रोसेस के लिए, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। तो अगर आपके पास में सवाल में प्रोसेस रहा आइसोथर्मल, तो अगर आपसे कोई बोले भाई साहब प्रेशर को चेंज किया, अगर आपसे कोई बोले कि प्रोसेस आइसोथर्मल है, आपने प्रेशर को चेंज किया, तो बताइए इसकी वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। सिर्फ प्रेशर से आप नहीं जज कर सकते, बिकॉज प्रेशर बदलता है तो रो भी बदलता है, प्रेशर बदलता है तो रो भी बदलता है। फिर आप पूछना पड़ेगा पहले प्रोसेस बताओ कैसा प्रोसेस है। अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है तो आप चाहे प्रेशर को चेंज कीजिए, वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अगर हम प्रेशर को अगर हम चेंज करेंगे तो वेलोसिटी क्या रहेगी, वेलोसिटी विल नॉट चेंज कब, इफ प्रोसेस इज आइसोथर्मल। तो कुल मिला के भाई साहब, जब आप ये वाला एक्सप्रेशन पूछेंगे ना भी प्रेशर को चेंज करने से क्या होगा, तो पहले आप पूछेंगे भाई साहब पहले प्रोसेस बताओ, प्रोसेस कैसा है। बिकॉज पी बाय रो आर टी बाय एम आता है। अगर उस प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज हो रहा है, जो भी आपके इसमें प्रोसेस है, अगर आप प्रेशर वेशर कुछ को भी चेंज कर रहे हैं, कुल मिलाकर टेम्परेचर चेंज होगा तभी जाके वेलोसिटी चेंज होगी। आप डायरेक्टली पी से वेलोसिटी को लिंक नहीं कर सकते, बिकॉज यहां पे जो रो है वो पी पे डिपेंडेंट है। इस वाले केस में देखिए गामा आर टी बाय एम में गामा आर और एम टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं है, पर यहां पे जो नीचे टर्म है रो, वो खुद प्रेशर पे डिपेंडेंट है। तो आप जैसे देखा अभी आइसोथर्मल प्रोसेस था, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में आप प्रेशर को चेंज करते रहिए, फिर प्रेशर को चेंज करें तो रो भी अपने आप को बदल लेगा, तो पी बाय रो का रेशियो क्या रह जाएगा, सेम रह जाएगा। मान लीजिए कोई एडियाबैटिक प्रोसेस है, तब हमें फिर वहां पे देखना पड़ेगा पी बाय का मतलब पी को बदलने से पी बाय रो के रेशियो पे क्या इफेक्ट पड़ता है। क्लियर। तो इसलिए डायरेक्टली कमेंट कर पाना कि भाई साहब प्रेशर बढ़ाने से वेलोसिटी बढ़ेगा, ये बात सही नहीं है। उसके लिए हमें पहले क्या चेक करना पड़ेगा, प्रोसेस चेक करना पड़ेगा। तो इसमें एक बात आप अपनी भाषा में लिखेंगे कि जब हमसे प्रेशर को वेरी करने के लिए बोले, तो पहले हम देखेंगे भाई साहब प्रोसेस किस तरीके का है। तो कुल मिला के पी बाय रो का वेरिएशन देखना है। तो पी बाय रो का वेरिएशन है आर टी बाय एम। अगर टेम्परेचर जब तक नहीं बदलेगा तब तक आप प्रेशर, मतलब जब तक टेम्परेचर नहीं बदले तब तक आप प्रेशर को कुछ भी करते रहिए,
वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। मोस्टली जो पूछता है वो यही पूछता है कि इफ प्रोसेस इज आइसोथर्मल, तो अगर हम प्रेशर को चेंज करें या प्रेशर को इंक्रीज करें तो वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगा। देख के लगता है हाँ कर जाएगा, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। P/ρ की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ये पार्ट इंपॉर्टेंट रहता है आपके पास, क्योंकि इसमें जो दिखता है वो होता नहीं, और जो दिखता है वो होता नहीं। ये सब चीज़ें एग्जाम वालों को बहुत पसंद आती है, बिकॉज उनको पता है बच्चा यहाँ पे गलती करेगा। तो आपको सवाल फॉर्मूले में दिखता है प्रेशर बढ़ाएंगे वेलोसिटी बढ़ेगा, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में सारी कहानी ये भी प्रेशर को बढ़ाते हैं तो रो भी बदलता है। तो अब हमें P/ρ का रेशो चेक करना है। तो P/ρ का रेशो किस पे डिपेंड है, टेम्परेचर पे। अगर प्रोसेस में टेम्परेचर इंक्रीज होगा तभी आपके पास में वेलोसिटी बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वेलोसिटी डिक्रीज होगा। और अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है, सबसे इंपॉर्टेंट यही रहता है आइसोथर्मल वाले में, अगर आप प्रेशर को बढ़ाते हैं तो डेंसिटी भी अपने आप को चेंज कर लेता है, सो दैट P/ρ का रेशो क्या रहे, सेम रहे। दिस पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोसेस आइसोथर्मल में प्रेशर को इंक्रीज किया तो वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो ये प्रेशर का वेरिएशन था। ठीक है बच्चों, इसको छाप लीजिए। हम सबसे पहले हम देखा कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है साउंड की वेलोसिटी पे, वो समझ में आ गया। फिर हमने देखा अभी प्रेशर का इफेक्ट क्या है साउंड की वेलोसिटी पे। अभी हम बात करेंगे ह्यूमिडिटी का इफेक्ट क्या है, और ये तीनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है बच्चों। मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड इंपॉर्टेंट पार्ट में से है, आपके नीट में इससे सवाल आ सकता है। तो आपको बेसिक फॉर्मूले पता होने चाहिए। दो इफेक्ट हम देख लिए, अभी हम थर्ड पे चलते हैं। ये भी अच्छा है, इसमें भी गलती करने की जगह है। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, वाटर वेपर। अगर आपके पास में वाटर वेपर ज़्यादा होगा एटमॉस्फेयर में तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, वाटर वेपर कम होगा तो ह्यूमिडिटी कम है। हमें जो फील आता है उसके जस्ट अपोजिट होता है। मैं आपसे पूछूं, एक मॉइस्चर वाली एयर है और एक ड्राई एयर है, दोनों में से किसकी डेंसिटी ज़्यादा? एक मॉइस्चर वाली एयर है, एक ड्राई एयर है, दोनों में से किसकी डेंसिटी ज़्यादा? तो आपको फील आता है कि मॉइस्चर वाली एयर की डेंसिटी ज़्यादा होती है, पर ये गलत है। ड्राई एयर की डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा। सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखिएगा, दैट इज रो ऑफ ड्राई एयर इज ग्रेटर देन रो ऑफ मॉइस्ट एयर। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। मेन जो इस वाले टॉपिक से जो सवाल आएगा वो इसी पे बेस आएगा आपके पास। तो यहाँ पे खतरा है, यहाँ पे फीलिंग के अपोजिट हो रहा है, फील के अपोजिट। हमें ऐसे फील नहीं आता, हमें ऐसा लगता है कि भाई साहब मोस्ट एयर की जो डेंसिटी होनी चाहिए वो ज़्यादा होनी चाहिए। एक्चुअली होता क्या है, वाटर जो वेपर्स होती है वो हल्की होती है, जो वेपर्स होती है वो हल्की होती है। जब ड्राई एयर रहती है उसमें आपके पास में धूल के कण रहते हैं, मतलब डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं, तो उसकी वजह से डेंसिटी ज़्यादा रहती है। और जब आपके पास वेपर बन जाता है तो वो ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देता है, और ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देता है, तो वो वाटर वेपर का जो मास होता है वो बहुत ही कम रहता है आपके पास, इस वजह से डेंसिटी ऐसे वेरी करती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए जब हम बात करते हैं पीवी, जैसे हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर अगर हम देख रहे थे तो P/ρ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आता, P/ρ RT/m आ रहा था। पर यहाँ पे तो PV इज इक्वल टू nRT रहेगा ही नहीं ना, बिकॉज एक जगह मॉइस्चर है, एक जगह ड्राई एयर है। तो आपने तो मतलब क्वांटिटी ही बदल दी, उसमें पानी मिक्स कर दिया, पानी मिक्स कर दिया तो आप PV इज इक्वल टू nRT अब लगेगा नहीं ना। भाई एक सैंपल के लिए लगता है ना, एक गैस में आपने नंबर ऑफ मोल्स ही बदल दिए तब तो उसके नंबर ऑफ मोल्स बदल जाएंगे ना। कहानी नहीं समझ में आ रही बात। मैं आपको बोलूँ यहाँ पे एक एयर सैंपल है, ऐसे एक सैंपल ऐसे, तो इसके लिए PV इज इक्वल टू nRT लग रहा है। अब आपने क्या किया, इसके अंदर पानी डाल दिया, इसके अंदर पानी भी साथ में मिक्स कर दिया, तो अब इसके नंबर ऑफ मोल्स पहले n थे तो अब n रहेंगे नहीं ना, अब तो कुछ N2 बन जाएंगे आपके पास। पहले N1 थे, अब N2 बन जाएंगे। तो अब मैं ऐसे बोल सकता ना P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, या फिर डायरेक्टली लिंक नहीं कर सकता मैं इन दोनों को, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स ही आपके पास क्या हो गए, चेंज हो गए। तो अगर मान लीजिए आपको बोला जाए कि वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, तो मैंने बोला वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ये होता है दैट इज गामा P/ρ, गामा P/ρ। अगर आपके पास प्रेशर सेम है, अगर आपके पास में प्रेशर सेम है, इफ प्रेशर इज सेम, इफ प्रेशर इज सेम एंड डेंस एंड मॉइस्चर या फिर ह्यूमिडिटी चेंज, तो ह्यूमिडिटी डायरेक्टली किससे लिंक्ड होगी, रो से लिंक्ड होगी। ह्यूमिडिटी किससे लिंक्ड है, रो से लिंक्ड है। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा, तो हमें ये समझ में आया ना भी, अगर ह्यूमिडिटी क्या होगा आपके पास ज़्यादा होगा तो डेंसिटी कम होगा या ज़्यादा होगा। तो ह्यूमिडिटी इसमें ज़्यादा है, जैसे तो ह्यूमिडिटी बढ़ती है वैसे डेंसिटी घटती है। तो अगर ह्यूमिडिटी आप इंक्रीज करेंगे तो डेंसिटी क्या हो जाएगा आपके पास, डिक्रीज हो जाएगा। और अगर डेंसिटी आपके पास में डिक्रीज हो जाएगा तो वेलोसिटी को अगर हम लिखेंगे तो वेलोसिटी है गामा P/ρ। तो ये अगर डेंसिटी डिक्रीज होगा तो वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है।
तो ह्यूमिडिटी डायरेक्टली लिंक्ड है डेंसिटी से, अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो डेंसिटी घटेगी, दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर डेंसिटी घटती है तो ये वेलोसिटी बढ़ेगी, आपको दिखाई दे रहा है बिकॉज इन्वर्स फंक्शन है। तो इतनी सीधी बात हमें समझ में आती है। मैं आपसे पूछूं कि ड्राई एयर में और वेलोसिटी ऑफ साउंड, अगर मैं पूछूं वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी इन ड्राई एयर और मॉइस्चर, दोनों में से किसके अंदर वेलोसिटी ऑफ साउंड ज्यादा होगा? तो आप क्या बोलेंगे? प्रेशर वेशर सब सेम है, सिर्फ डेंसिटी का वेरिएशन है। इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, इसकी डेंसिटी कम है। अगर इसकी डेंसिटी ज़्यादा है इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी कम होगा, इसकी डेंसिटी कम है तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो ऐसा एक्सप्रेशन बनेगा। यहाँ पे डेंसिटी रिलेशन लिखा हुआ है, यहाँ पे वेलोसिटी रिलेशन लिखा हुआ है। तो इसमें आपको सीधी सी बात ये चमकनी चाहिए कि ह्यूमिडिटी मतलब मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी एक ही बात होगी आपके पास में। तो अगर आप ह्यूमिडिटी को इंक्रीज करते हैं तो डेंसिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। अब मतलब आपने ह्यूमिडिटी को इंक्रीज किया मतलब मॉइस्चर को इंक्रीज किया, मॉइस्चर को इंक्रीज किया मतलब डेंसिटी डिक्रीज होगी, और डेंसिटी अगर डिक्रीज होगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? आपके पास इंक्रीज हो जाएगा। तो बच्चों 3 तरह के वेरिएशन थे, या फिर 3 तरह के हमने देखे कि भाई इन तीन क्वांटिटीज़ में अगर आप वेरिएशन करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ साउंड कैसे वेरी होता है। ये बेसिक बातें थी, ये आपको क्लियर होनी चाहिए। प्रेशर वाला इंपॉर्टेंट है बिकॉज देख के जो लगता है वो एक्चुअल में होता नहीं है। ठीक है, तो आप इसको छाप लीजिए। फिर हम थोड़ा सवाल करते हैं, सवालों के थ्रू थोड़े से जो हमने एक्सप्रेशन सीखे हैं उनको यूज़ करना सीखेंगे। जितना आपने फॉर्मूलेस पढ़े हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड के, उसी पे बेसिक सवाल है। आप इसे करके देखिए। सवाल में क्या बोला गया? फाइंड स्पीड ऑफ H2 एट टेम्परेचर T इफ स्पीड ऑफ साउंड इन O2 इज 450 मीटर पर सेकेंड एट दिस टेम्परेचर। उसी टेम्परेचर पे, इस T टेम्परेचर पे ऑक्सीजन में जो वेलोसिटी आ रही है वो आ रही है 450। तो बताइए H2 में कितनी आएगी? करके बताइए बच्चों कितना आ रहा है। हुआ भाई? आसान सवाल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो आप देखिए क्या क्या एक्सप्रेशन में आपके पास में टेम्परेचर है एक्सप्रेशन में, तो यार कौन सा फॉर्मूला यूज़ होना चाहिए? तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूले जानता हूँ मैं, जानता हूँ वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट बीटा बाय रो, बिकॉज गैस है तो बीटा बाय रो लिख सकता हूँ। इसको लिख सकता हूँ गामा पी बाय रो, और एक और एक्सप्रेशन था, इसको लिख सकते हैं गामा आर टी बाई एम। तो यहाँ पे टेम्परेचर की बात हो रही है तो भाई साहब ये वाला एक्सप्रेशन हमें यूज़ करना है। तो मैंने क्या लिखा? वेलोसिटी अगर आप देखेंगे H2 के अंदर तो क्या लिखेंगे? गामा। H2 का गामा क्या? जैसे डायटोमिक गैस ना, तो डायटोमिक गैस का गामा होता है 7/5। गामा पता है ना, डायटोमिक का होता है 7/5, मोनोटोमिक का होता है 5/3। गामा ऑफ डायटोमिक आता है 7/5। गामा ऑफ मोनोटोमिक कितना आता है बच्चों? मोनोटोमिक आता है 5/3। ये बात याद रखिएगा ना। CP/CV की जो वैल्यू आ जाएगी 7/5 और 5/3। थर्मोडाइनमिक्स में और ढंग से आप इसको देखते हैं, केमिस्ट्री में भी आप इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आगे गामा, R की वैल्यू R रख दी, टेम्परेचर T को T रख दिया, और मोलिकुलर मास, ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास कितना होता है? 2 होता है ना, पर 2 ग्राम होता है। तो 2 ग्राम तो 2 × 10⁻³ क्लियर। अगर आप बात करेंगे ऑक्सीजन के लिए तो ऑक्सीजन भी डायटोमिक गैस है, तो इसके लिए भी अगर आप एक्सप्रेशन लिखेंगे तो गामा RT/m, तो गामा इसका भी 7/5 होगा बिकॉज ये भी डायटोमिक गैस है। R सेम का सेम, और बोला गया सेम टेम्परेचर पे है, डिवाइड बाय इसका मास कितना होता है भाई? इसका होता है ऑक्सीजन का 32 ग्राम होता है। 32 ग्राम होता है ना, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। तो वैसे तो मुझे मतलब आप ओवरव्यू करके देखते, तो गामा भी सेम था, वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं थी, पर मैंने आपको दिखा दिया करके ताकि गामा की वैल्यू मैं आपको बता पाऊँ। अब हमने दोनों को डिवाइड मारा तो यहाँ पे आ गया VH2 डिवाइड बाय VO2। ठीक है, अगर आप इन दोनों को डिवाइड मारें तो क्या होगा बच्चों? देखना, ये 7/5 से ये 7/5, ये R से R साफ, ये T से T साफ 10⁻³ से ये एक्सप्रेशन साफ। तो कितना है आपके पास? ऊपर आ गया 32 डिवाइड बाय आ गया 2, क्योंकि ये डिवाइड में है तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बन गया आपके पास में, ये 16 आया तो 4 बन गया ना। तो वेलोसिटी ऑफ H2 कितना आ गया? वेलोसिटी ऑफ O2 × 4, तो वो 450 है, तो 450 × 4 कर दीजिए तो कितना आएगा? 01800 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइए अब दूसरा सवाल करते हैं। ये समझ में आ गया ना भाई? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको छाप लीजिए।
टेम्परेचर हमेशा पुट करेंगे, किसे पुट करेंगे बच्चों, केल्विन में पुट करेंगे ना। अब एक सवाल कीजिए, एक सवाल में आप लिखिए कि फाइंड स्पीड ऑफ साउंड इन कौन सी गैस में करें बताओ, O2 कर लेते हैं, इन ऑक्सीजन, ठीक है, एट 27 डिग्री सेल्सियस, एट 27 डिग्री सेल्सियस कर पाएंगे? ठीक है, ये सवाल है भाई साहब कि आपको साउंड की स्पीड बतानी है ऑक्सीजन के अंदर, O2 गैस के अंदर 27 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। बताइए क्या रिजल्ट आएगा आपके पास। ये नया सवाल है ना, इसका इससे कोई लिंक नहीं है, दिस इज न्यू प्रॉब्लम। ऐसा नहीं सर यहाँ पे तो गिवन ऑक्सीजन में 40, वो अलग बात है, ये अलग सवाल है। कौन सा एक्सप्रेशन यूज करेंगे, क्योंकि टेम्परेचर वगैरह गिवन है तो ये यूज करेंगे गामा RT/m। अब मैंने ये सवाल इसलिए दिया था कि वैल्यू पुट करना सीख जाए। गामा कितना होता है, गामा कैसी गैस है, डायटोमिक है, डायटोमिक के लिए कितना था 7/5, ठीक। अच्छा आर कितना पुट करेंगे, आर पुट करेंगे 8.314, 8.314, बिकॉज हम टेम्परेचर केल्विन में पुट कर रहे हैं, सब ऐसे यूनिट्स में चल रहा है, ठीक है। टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, पर 27 डिग्री नहीं पुट करना, हमें केल्विन में पुट करना है। 273 प्लस 27 डिग्री तो कितना बन गया आपके पास, दिस इज बिकम 300 केल्विन। तो यहाँ पे खतरा करके मेंशन करिए टेम्परेचर केल्विन में ही पुट करना है। अच्छा एम मोलिकुलर मास है, मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा 32 ग्राम, तो ग्राम में पुट करना है क्या, नहीं ये किस में पुट करना है, केजी में पुट करना है, तो ये आपको केजी में पुट करना है, 10⁻³ केजी। समझ में आ गया। तो ये 1 मोल का मास है आपके पास में। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, अब कुछ बचा ही नहीं, तो ये बन गया 7/5, ये बन गया 8.314, और यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू 300 बन गई, और डिवाइड बाय बन गया ऐसे 320 × 10⁻³ अब भाई सब कैलकुलेशन है, अब आप इसमें कैलकुलेशन करिए, थोड़ा सा टफ बन रहा होगा, पर मान लीजिए सवाल ऐसे आएगा तो या तो ऐसी वैल्यू देगा कि वो परफेक्ट रूट बन रहा हो, और परफेक्ट रूट नहीं बन रहा होगा तो आपको वैल्यू बता देगा भाई √10 की, मतलब √18 की वैल्यू ये है, जो भी एक्सप्रेशन बन रहा होगा। तो ये आपके पास में इसका जवाब हो गया, बाकी कैलकुलेशन है वो आप खुद से कर लीजिएगा एक बार। तो इस वाले में हमने क्या सीखा कि आर की वैल्यू क्या पुट करनी है, आर की वैल्यू पुट करनी है 8.314। गामा तो आपको डाया मोनो को पता होना चाहिए, भाई डाया का होता है 7/5, मोनो का होता है 5/3, टेम्परेचर केल्विन में पुट करना है, और मोलिकुलर मास केजी में पुट करना है। समझ में आ गई। तो 2 सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल थे, आप इसको छाप लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं और सवाल करते हैं। कई बार आपको टेम्परेचर की फॉर्मेट में ना देके आपको ऐसे जैसे बल्क मोल्डस दे दिया, डेंसिटी दे दिया, तो जैसे हमने यहाँ पे सवाल में लिखा हुआ है कि जो पानी का जो बल्क मॉडुलस है वो इतना है और डेंसिटी इतनी है। एयर में स्पीड थोड़ा समझ में आई भाई, एयर में कितनी स्पीड होती है, तो एयर में जो जनरल स्पीड होती है इट इज 340 मीटर पर सेकंड। हमने पहले भी वहाँ पे बात की थी जब हम लाप्लास करेक्शन पढ़ रहे थे, 330 340। तो अगर मैं आपको वैसे फीलिंग से पूछूं कि बताइए कि एयर में साउंड की स्पीड ज़्यादा होगी या वाटर में ज़्यादा होगी, तो कहाँ पर फील आती है आपको, आपका जवाब आता है, आपको फील आती है शायद एयर में ज़्यादा होगी, पर आप चेक करके देखिए पानी में कितनी स्पीड आती है साउंड की। दूसरी डाटा गिवन है आपको, बल्क मॉडुलस गिवन है पानी का, डेंसिटी दे दी, नहीं दे तब भी आपको पता होती है भी दैट इज 1000 kg/m3। आप बताइए स्पीड ऑफ साउंड कितनी आएगी पानी के अंदर। तो ये तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। कैसे करेंगे हम, हमें पता है भाई वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, β/ρ यूज़ करेंगे। ठीक है जी, बीटा की वैल्यू गिवन है, पुट कर दो 2 × 10⁻⁹, और डेंसिटी कितनी है 1000। तो ये कितना आ गया आपके पास, ये बन गया 2 × 10⁶। इसको जब आप सोल्व कर दिए बनेगा 1414 मीटर पर सेकेंड। बस साउंड की स्पीड पानी में 1414 मीटर पर सेकेंड, और एयर में कितनी 340 या फिर 330। तो पानी में भाई साहब जो साउंड की स्पीड आती है वो शानदार स्पीड आती है, बहुत तेजी से साउंड चलता है पानी के अंदर। ठीक है, समझ में आ गया। या फिर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको सॉलिड में पूछ रहे साउंड की स्पीड, सॉलिड में। नया सवाल अगर मैं करूँ ऐसे यंग्स मॉडुलस दे दूँ आपको,
यंग्स मॉडुलस फॉर स्टील मान लीजिए ना, मुझे वैल्यू याद नहीं है, वैल्यू मे बी डिफर, तो कुछ ऐसा है आपके पास में 5 × 10⁸ न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऐसा गिवन है आपको, क्लियर। और इसकी जो डेंसिटी है आपके पास में, डेंसिटी वो कुछ दे दी 5000 kg पर मीटर क्यूब, ये डेंसिटी दे दी। आपसे पूछा वेलोसिटी ऑफ साउंड स्टील, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन स्टील, तो कर पाएंगे ना, डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप उसको यूज कर लीजिए, करके बताइए क्या वैल्यू आ रही है। हाँ भी हुआ। चलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, हमें पता है वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आता है वो आता है यंग्स मॉडुलस डिवाइड बाय रो। तो यंग्स मॉडुलस की वैल्यू पता है 5 × 10⁸, रो की वैल्यू पुट कर देते हैं, रो की वैल्यू कितनी है 5000, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा 5, ये 1000 बन जाएगा नीचे, यहाँ पे 5 साफ हो गया आपके पास, तो ऊपर बन गया 10⁵, तो कितना बन गया 100√10, दिस इज बिकम 100√10 मीटर पर सेकेंड, ये जवाब हो गया। तो मुझे नहीं पता भाई यंग्स मॉडुलस की स्टील का यंग्स मॉडुलस इतना होता कि नहीं होता, मैं उसमें श्योर नहीं हूँ, मतलब डाटा मेरे वैसे रैंडमली गिवन है, पर कभी यंग्स मॉडुलस की टर्म में है तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हमने देख लिया कि भाई किस तरह के प्रॉब्लम आपसे पूछे जाते हैं, और जो मेजर वैरायटी रहती है वो ऐसे रहता है भी इस टेम्परेचर पे इस गैस में ये है, जो सबसे पहला सवाल किया था ना कि इस टेम्परेचर पे वेलोसिटी ऑफ साउंड यहाँ पे ये आ रहा है, तो बताइए इस टेम्परेचर में यहाँ पे कितना आएगा, वो सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो कुछ भी पूछे आप, फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट सवाल हैं, आप इजीली इनको कर पाएंगे। आई होप आपको बात चमक गई होगी, ठीक है बच्चों, छाप लीजिए। वेलोसिटी ऑफ साउंड पे अभी हम लास्ट सवाल कर रहे हैं, और ये सवाल पहला जो फर्स्ट सवाल किया था उसके जैसा सही है, और ऐसे सवाल आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। तो एक बार आप सवाल पढ़ लीजिए, क्या बोला गया है। आपसे बोला गया स्पीड ऑफ साउंड इन मोनोटोमिक गैस एट टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस इज सेम एज स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस, फाइंड मोलर मास ऑफ गिवन मोनोटोमिक गैस। तो मोलर मास हो सकता है फ्रैक्शन में भी आ जाए ना, करके बताइए क्या रिजल्ट आ रहा है। हाँ भी हुआ। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आता है मेरे पास, वेलोसिटी इज इक्वल टू √γ/RT/m। सबसे पहले अगर मैं चर्चा करूं मोनोटोमिक गैस के लिए, मोनोटोमिक, ठीक है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू गामा, मोनोटोमिक गामा कितना आता है 5/3 आता है, आर को आर पर रहने देते हैं ना बिकॉज कट जाएगा बाद में, और टेम्परेचर कितना है आपके पास 127 डिग्री सेल्सियस, तो ये कितना होगा 273 + 127 डिवाइड बाय मोलर मास, मोलर मास हमें निकालना है, वो गिवन नहीं है, तो ये एक्सप्रेशन कितना बन जाएगा, इनको ऐड करें तो 400 बन जाएगा ये, तो ये बन गया 5/3 R 400 डिवाइड बाय m, ठीक है। फिर आपको बोला गया कि यही सेम वेलोसिटी आती है ऑक्सीजन के अंदर, तो अगर आप देखेंगे फॉर O2 अगर आप देखेंगे तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन बनेगा गामा 7/5, R की जगह R, और टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री, तो केल्विन में कितना हो जाएगा 300 डिवाइड बाय मोलिकुलर मास 32 10⁻⁻3, क्योंकि केजी में पुट करना था, ठीक है। अब इन दोनों को बराबर कर दीजिए, अगर हम इन दोनों को बराबर करेंगे, ये इक्वेशन 1, दिस इज 2, तो 1 और 2 को अगर आप बराबर करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, ये ऐसा बन जाएगा 5/3 R 400 डिवाइड बाय m इज इक्वल टू 7/5 R 300 32 × 10⁻⁻3। अब देखते हैं क्या कट रहा है, ये इस 0 से ये साफ हो गया, R से R साफ हो गया, ठीक है जी। और कुछ कट रहा है क्या, और तो नहीं कट रहा कुछ, तो ये m की वैल्यू जो आपके पास में आ रही है दैट इज 32, ये ग्राम में आ जाएगा ना, तो ये हटा दूंगा मैं, ग्राम में चाहिए मुझे तो मैं ग्राम में निकालूंगा, तो इसको नहीं दिख रहा ना, फिर मैं 32 आ गया आपके पास, और इधर आ गया आपके पास 5/3, यहाँ पे आ गया 4, डिवाइड में चला गया आपके पास 7/5। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं कैसा बन रहा है।
तो यार ये तो ऊपर चला गया आपके पास 5, तो 25,100 ऊपर बन गया, तो ऊपर बन गया 3200 डिवाइड बाई 21, इतना ग्राम आपके पास होगा। समझ में आ गई? कुछ नहीं किया भाई साहब, यहाँ से वेलोसिटी निकाली, वहाँ से निकाली, दोनों को बराबर कर दिया, बराबर किया तो हमें रिजल्ट मिल गया। तो ये कुछ इमेजेस जैसे गैस है, मतलब हमने जो डाटा दिया वो ऐसा नहीं दिया कि परफेक्टली कुछ आ जाए, तो ऐसा कुछ आ गया। तो मतलब मैंने आपको एक तरीका बताया भाई किस तरीके से जब ऐसे सवाल आए तो आप प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पार्ट था आपके पास में वेलोसिटी ऑफ साउंड वाला, वो हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, छाप लीजिए आप इसको। बच्चों अभी हम आगे बढ़ते हुए बात कर रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव की, तो आप हेडिंग डाल लीजिए अपनी कॉपी में, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव ये हमारी हेडिंग है। तो इंटेंसिटी वर्ड हमारे लिए नया नहीं है, इंटेंसिटी की बात हम कर चुके थे जब हम वेव स्ट्रिंग पढ़ रहे थे, तो हमने देखा था इंटेंसिटी वहाँ पढ़ा था, पावर ही पढ़ा था। यहाँ पे सिर्फ हम इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं। इंटेंसिटी होता क्या है, अगर आपसे पूछा जाए बेसिकली इंटेंसिटी है क्या, तो हम बोलते हैं इंटेंसिटी इज पावर पर यूनिट एरिया। इंटेंसिटी इज पावर पर यूनिट एरिया, या फिर आप बोल सकते हैं इंटेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। एक ही बात है यार, एनर्जी पर यूनिट टाइम पावर हो जाएगा, पावर डिवाइड बाय एरिया, तो इंटेंसिटी है ही। तो हमारे पास जो इंटेंसिटी का बेसिक एक्सप्रेशन है वो ये है, दैट इज इंटेंसिटी इज पावर पर यूनिट एरिया, या फिर आप दूसरे भाषा में बोल सकते हैं एनर्जी पर यूनिट टाइम और पर यूनिट एरिया। तो इसको आप इंटेंसिटी बोलते हैं। ठीक है जी, इंटेंसिटी यूनिट क्या होती है? इंटेंसिटी यूनिट होती है वॉट पर मीटर स्क्वायर, बिकॉज पावर की यूनिट होती है वॉट, तो डिवाइड बाय एरिया करें, दैट मींस वॉट पर मीटर स्क्वायर। मैंने आपको ये भी वहाँ पे विजुअलाइज करवाया था कि पावर से इंटेंसिटी एक बेटर टर्म है, इंटेंसिटी आपको ज़्यादा बेटर क्लैरिटी देती है एज कंपेयर टू पावर, बिकॉज वो ये बताती है पावर पर यूनिट एरिया, एक पर यूनिट एरिया पे कितनी पावर आ रही है। जैसे बड़ा एरिया था उस पर पावर, जैसे मान लीजिए एक छोटा एरिया था एक बड़ा एरिया था, बड़े एरिया पावर आ रही है 100 वॉट पावर आ रही है, छोटे से एरिया पे 80 वोट आ रही है। तो हमें लग रहा है भाई वहाँ पे ज़्यादा पावर है, यहाँ पे कम पावर है, पर अगर आप पर यूनिट एरिया देखेंगे तो आपको दिखाई देगा पर यूनिट एरिया एक्चुअल बता देगा भाई साहब पर मीटर स्क्वायर पे कितनी पावर आ रही है। समझ में आ गई ये बात? ठीक है, उस पर हमने वहाँ पे अच्छी चर्चा की थी, यहाँ पे हम इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। हमने वहाँ पे जो एक्सप्रेशन लिखा था इंटेंसिटी का, हमने जो वहाँ पे इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन लिखा था वो क्या था? हाफ रो वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ऐसे लिख दिया। यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है वो कौन सा एम्पलीट्यूड है? डिस्प्लेसमेंट वेव का एम्पलीट्यूड दिया है हमने। सेम वैसा ही एक्सप्रेशन है जो स्ट्रिंग वेव में था, स्ट्रिंग वेव में था हाफ रो वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो वहाँ पे एम्पलीट्यूड एक ही था, यहाँ पे तो कई एम्पलीट्यूड है ना, तो आपके पास में डिस्प्लेसमेंट वेव का भी एम्पलीट्यूड है, प्रेशर वेव का भी एम्पलीट्यूड है, हमें कौन सा डिस्प्लेसमेंट वेव का एम्पलीट्यूड लेना है। तो ये इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन आ गया आपके पास, और ये नया नहीं है, ये वैसा ही एक्सप्रेशन है जो हमने स्ट्रिंग वेव में देखा था। वहाँ पे था हाफ रो वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, वहाँ पे एक ही एम्पलीट्यूड था, यहाँ पे दो एम्पलीट्यूड है, तो यहाँ पे कौन सा एम्पलीट्यूड लिया है? हमने डिस्प्लेसमेंट वेव का एम्पलीट्यूड लिया है। तो यहां पे एस नोट क्या है आपके पास? एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेव। कोई दिक्कत नहीं, बाकी सब टर्म तो आपको पता ही है शायद। रो क्या है आपके पास में? रो है डेंसिटी, दैट इज वो रो डेंसिटी हो गया, मास पर यूनिट वॉल्यूम हो गया आपके पास में। वी क्या हो गया? वी हो गया वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी जो साउंड की वेलोसिटी होगी, और ओमेगा हो गया आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, थोड़ी सी चीज पे चर्चा करके देखते हैं यार। इंटेंसिटी का मतलब अगर हम साउंड के हिसाब से इंटेंसिटी की बात करें तो हमें क्या फील आएगा? जैसे मान लीजिए आप अभी क्लास को अटेंड कर रहे हैं तो आपके पास ऑडियो जा रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ, अब आप वॉल्यूम कम कर देंगे, वॉल्यूम कम करते रहिए, वॉल्यूम कम करते रहिए, तो आपको एक ऐसी जगह भी आएगी जब आपको ढंग से सुनाई नहीं देगा। ढंग से सुनाई नहीं देगा मतलब इंटेंसिटी कम है, मतलब अच्छे से सुनाई दे रहा है मतलब इंटेंसिटी ज़्यादा है, अच्छे से नहीं सुनाई दे रहा है मतलब इंटेंसिटी कम है। वॉल्यूम बढ़ाते रहेंगे अब तो बहुत अच्छे से सुनाई दे रहा है, बहुत क्लिस्टर क्लियर सुनाई दे रहा है, तो इंटेंसिटी क्या हो जा रही है? बढ़ती जा रही है। अब इतनी ज़्यादा होगी भी आप कान दर्द होने लग गए। तो हम जब बोलते हैं अच्छे से सुनाई दे रहा है मतलब वॉल्यूम अच्छा आ रहा है, जिसको हम वॉल्यूम वर्ड जो यूज़ करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, वो यहाँ पे इंटेंसिटी है। वॉल्यूम वर्ड जो आपके पास में वो प्रैक्टिकल लाइफ में, वो फिजिक्स में इंटेंसिटी है। तो आप ऐसे फील कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप एक क्लासरूम में बैठे और मैं यहाँ पे कुछ बोल रहा हूँ, तो क्लास के एंड में कोई बच्चा बैठा है, उसको ढंग से सुनाई नहीं दे रहा, तो वो क्या बोलेगा? वो ये बोलेगा ढंग से सुनाई नहीं दे रहा। एक तो ये बोल सकता है, फिजिक्स की भाषा में बोलेगा तो ऐसे बोलेगा कि मेरे पास जो साउंड की इंटेंसिटी है वो कम है।
ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं। जो आगे बच्चा बैठा होगा वो बोल रहा है मुझे क्रिस्टल क्लियर सुनाई दे रहा है, मतलब मेरे पास जो साउंड की इंटेंसिटी है वो अच्छी है। तो साउंड की इंटेंसिटी ज़्यादा होने का मतलब क्या, आपको ज़्यादा क्लियरली सुनाई देगा। समझ में आ रहा है? जो वॉल्यूम जो काम करते थे, वॉल्यूम आप बढ़ाएंगे तो ज़्यादा क्लियर सुनाई दे रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ाने से क्या बढ़ता है आपके पास में, इंटेंसिटी बढ़ता है। मेरी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप इसका देखें, फील क्या है, फील ऑफ इंटेंसिटी, फील ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो ये आप अपनी भाषा में लिखेंगे, भाई साहब क्या फील सीखा हमने, ये इसका क्या फील क्या है, इस चीज़ का साउंड की इंटेंसिटी का फील क्या है। भाई हमें बहुत अच्छे से सुनाई दे रहा है, अच्छे से आवाज़ आ रही है तो हम बोलेंगे इंटेंसिटी अच्छी है। हमें अच्छे सुनाई नहीं दे रहा, अच्छे से आवाज़ नहीं आ रही, मतलब इंटेंसिटी कम है। मतलब वॉल्यूम को इंक्रीज करने से, वॉल्यूम को चेंज करने से क्या होता है, इंटेंसिटी आपके पास में वेरी कर जाती है। समझ में आ गया? ये फील ऑफ इंटेंसिटी लिख पाएंगे आप। अच्छे सुनाई दे रहा है मतलब इंटेंसिटी अच्छा है, अच्छे से नहीं सुनाई दे रहा है मतलब इंटेंसिटी कम है। अगर आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो अच्छे से ज़्यादा सुनाई देता है, मतलब इंटेंसिटी बढ़ती है। मतलब आवाज़ आ रही है, हाँ अच्छे से आ रही है, मतलब इंटेंसिटी अच्छी है, नहीं आ रही मतलब इंटेंसिटी कम है, और अच्छे से आ रही है इंटेंसिटी और बढ़ गई। समझ में आ गई बात? तो ये फील ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ये आपको अपनी भाषा में लिखना है। ठीक है, अब आप देखिए ये इंटेंसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मान लीजिए एक बार एक साउंड एक मीडियम में प्रोपेगेट कर रही है, साउंड मीडियम प्रोपेगेट करे तो डेंसिटी मीडियम की नहीं बदलेगी। भाई अगर एक ही मीडियम में जा रही है तो डेंसिटी मीडियम की नहीं बदलेगी, वेलोसिटी मीडियम की नहीं बदलेगी, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी मीडियम की नहीं बदलेगी। बिकॉज ये देखिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो सोर्स पे डिपेंड करती है, और फ्रीक्वेंसी आपको पता है कभी भी फ्रीक्वेंसी बदलती नहीं है, वो सोर्स की प्रॉपर्टी है, वो फ्रीक्वेंसी बदलती नहीं है। तो ये चीज़ नहीं बदल रही, ये चीज़ नहीं बदल रही, ये चीज़ नहीं बदल रही, तो इंटेंसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके पास, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये हम आगे बहुत हेल्प करेगा हमारी, कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। और ये एम्पलीट्यूड क्या है आपके पास में, यहाँ पे एम्पलीट्यूड है एस नॉट, तो एस नॉट का स्क्वायर। तो हमने क्या लिखा, इंटेंसिटी is directly proportional to square of amplitude, और ये वाली बात बहुत सारी जगह पे यूज होगी, ऐसा नहीं है ये सिर्फ साउंड में यूज होगा। आप अगर आगे वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे 12th क्लास में तो वहां पे भी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। अब आप समझ के देखिए यार, जब ऐसे मान लीजिए यहाँ पे ऐसे एक सोर्स का मतलब एक साउंड का सोर्स है ऐसे ना, तो अभी से ऐसे साउंड ऐसे जा रही है आपके पास में हर एक डायरेक्शन में, ऐसे साउंड जा रही है, यहाँ पे ऐसे साउंड जा रही है। तो आपको समझ में आता है जैसे जैसे आप दूर जाते जाते हैं वैसे जो सुनने की क्षमता है वो कम होती जाती है। मान लीजिए यहाँ पे आपने एक म्यूजिक सिस्टम बजाया, अब आप उससे पहले 10 मीटर दूर थे, अब जो आपको गाना सुनाई दे रहा है, फिर आप 20 मीटर दूर हो गए, फिर जो गाने की आवाज़ सुनाई देगी, फिर 30 मीटर हो गए, फिर जो गाने की आवाज़ सुनाई देगी। तो जैसे जैसे आपके पास में डिस्टेंस बढ़ता रहेगा तो जो गाना आपको जो सॉन्ग सुनाई दे रहा होगा उसकी जो वॉल्यूम होगा वो कम सुनाई देगा। सही ये बात? तो हमें समझ में आ रहा है कि अगर हम जैसे जैसे इस डिस्टेंस को बदलेंगे, ये सोर्स है आपके पास में, दिस इज सोर्स, और यहाँ पे साउंड चल रहा है आपके पास में, तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि एज डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स ऑफ साउंड इज इंक्रीजेस, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ साउंड विल डिक्रीज। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, सीधी सी बात है यार, एक जगह पे कहीं गाना बज रहा है, स्पीकर रखे हुए, आप जैसे जैसे उससे दूर जाएंगे वैसे वैसे उसकी आवाज़ कम सुनाई देगी। आवाज़ मतलब वो इंटेंसिटी हो गया ना आपके पास में, यहाँ पे कानों में कम इंटेंसिटी पड़ रही है, इस वजह से आप ढंग से सुन नहीं पा रहे हैं, आप और दूर चले जाएंगे और दूर चले जाएंगे, एक इतनी दूरी भी हो जाएगी जब आपको रियलाइज ही नहीं होगा कोई वहाँ पे सॉन्ग भी बज रहा है क्या। तो हमें समझ में आ गई भाई, इंटेंसिटी है जैसे आप डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स आप बढ़ाएंगे, एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, as distance from source of sound increases, as distance from source of sound increases, the intensity of sound will decreases. For an observer लिख लेते हैं, for an observer भी, एक ऑब्जर्वर के लिए जैसे जैसे उसकी सोर्स से डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी इंटेंसिटी घटेगी। तो इंटेंसिटी में क्या टर्म घटती है, ये तो चेंज हो नहीं सकते बिकॉज ये तो मीडियम की प्रॉपर्टी है, मीडियम सेम है, ये भी क्या घटता है, एम्पलीट्यूड घटता है। इट मीन्स हम क्या सोच सकते हैं कि हम सोच सकते हैं जैसे जैसे हम सोर्स से दूर जाएंगे वैसे वैसे जैसे साउंड ऐसे आगे प्रोपेगेट करेगा उसका एम्पलीट्यूड क्या होता रहेगा, घटता रहेगा। क्लियर? तो हम क्या बोल सकते हैं कि एज साउंड मूव्स अवे फ्रॉम
सोर्स इट्स एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस। तो हो क्या रहा है, जैसे जैसे डिस्टेंस को आप बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, इंटेंसिटी घट रही है और एम्पलीट्यूड भी क्या हो रहा है, घट रहा है। बिकॉज यही तो रीजन है ना आपके पास, अभी इंटेंसिटी घट रहा है तो इंटेंसिटी घटने का क्या कारण है, इनमें से क्या चीज घट सकती है, एम्पलीट्यूड घट सकता है। तो ये एक्सप्रेशन हुआ आपके पास में। बात समझ में आ गई। तो अगर आपने यहाँ पे अपने रूम में कोई गाना प्ले कर रखा है, बाहर किचन में आप चले गए तो आपको वहाँ पे गाना कम सुनाई दे रहा है, मतलब क्या फर्क पड़ गया, बाकी सब चीज़ें सेम है, सिर्फ एक चीज़ बदली, वो क्या है आपके पास, एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, घटता जाता है आपके पास एम्पलीट्यूड। जैसे मान लीजिए यहाँ पे साउंड का सोर्स है ना, तो ऐसे एम्पलीट्यूड पहले ज़्यादा था, फिर ऐसे घटता 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 ऐसे ऐसे हो जाता है आपके पास। क्लियर। जैसे सोर्स से दूर जाएंगे वैसे एम्पलीट्यूड कम होता रहेगा। तो ये सोर्स हो गया, यहाँ से जो साउंड वेव थी वो साउंड वेव ऐसे जा रही थी और इसका एम्पलीट्यूड क्या होता जा रहा है आपके पास, कम होता जा रहा है। तो इंटेंसिटी भी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। बच्चों बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। साउंड मतलब अपने साथ इंटेंसिटी, मतलब जो इंटेंसिटी वर्ड है वो पावर से रिलेटेड है ना आपके पास में, पावर होगा तभी इंटेंसिटी होगा। तो साउंड के पास से पावर होती है क्या, हाँ पावर होती है भाई, आपके कान को वाइब्रेट कर पा रहा है भाई, आपके कान में जो ईयर ड्रम्स है उनको वाइब्रेट कर पा रहा है ना, वो कौन कर रहा है, वो साउंड कर रहा है। तो साउंड के पास में एनर्जी तो है, उसके पास में पावर भी है, तभी आप पावर पर यूनिट एरिया कर रहे हो तो हमें इंटेंसिटी भी मिल रही है। समझ में आ रहा है। तो आप इसको ऐसे भी रियलाइज कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं पे बहुत तगड़ा ब्लास्ट हुआ, कहीं पे बहुत तगड़ा ब्लास्ट हुआ, तो ब्लास्ट होने से क्या होता है, आप देखते हैं भी 3-3 किलोमीटर दूर के जो घरों में जो कांच थे वो कांच टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जब ब्लास्ट हुआ तो साउंड एनर्जी निकली बहुत ज़्यादा, और वो साउंड की एनर्जी जब आपकी ग्लास से टकराई तो वो एनर्जी इतनी ज़्यादा थी, ग्लास उसको बियर नहीं कर सका, ग्लास टूट गया। तो भाई साहब साउंड के पास में एनर्जी होती है, लोगों को लगता है नहीं होती है, मैं बोल रहा हूँ वो ये भी एनर्जी जा रही है, पर वो धीरे डिके होती रहती है, लास्ट में वो वैनिश हो जाती है, पर एनर्जी उसके पास में रहती है। अब जैसे मैं बोलता हूं तो एनर्जी अब हर एक डायरेक्शन में जा रही है, कभी इधर इधर हर एक डायरेक्शन में जा रही है। जैसे जैसे वो उसका रीजन बढ़ता रहता है तो हर एक रीजन पे जो उसकी वैल्यू है वो कम होती रहेगी। आप समझ के देखिए, मान लीजिए एक घर से, मतलब एक गवर्नमेंट के ऑफिस से 5 करोड़ रुपए निकाले गए लोगों को देने के लिए। तो अब क्या 5 करोड़ रुपए वहां से निकले, अब जब सबसे पहले हर एक स्टेट में गए तो वहाँ पे 5 करोड़ से कम हो गए, फिर हर एक डिस्ट्रिक्ट में गए तो वहाँ पे वैल्यू और कम होगी, फिर उस डिस्ट्रिक्ट से हर एक गांव में गए तो और कम हो गए, गांव से हर एक घर में गए तो और कम हो गए। तो फाइनली आप देख रहे हैं पैसे का काउंट जो है वो इंडिविजुअल रीजन में अगर आप जाके देखें तो वो कम होता जा रहा है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तो हर एक पॉइंट पे जो इंटेंसिटी, जैसे से आप दूर जाएंगे तो हर एक पॉइंट पे जो इसकी इंटेंसिटी होगी वो कम होती जाएगी, बिकॉज पहले मेरे से सारी एनर्जी निकल रही थी, अब वो एनर्जी पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होती जा रही है। तो जैसे से आप दूर जा रहे हैं वैसे वैसे उस इंटेंसिटी की वैल्यू कम होती जा रही है। क्लियर। पर सबका टोटल अगर आप कभी भी जोड़ के देखेंगे तो उतना ही मिलेगा। जैसे गवर्नमेंट से जितना पैसा चला फाइनली जहां पे पहुंचा उन सबको जोड़ेंगे तो उतना ही पैसा मिले जितना गवर्नमेंट से चला था। समझ में आ रहा है। पर एक बंदे के पास पहुंचते पहुंचते वो वैल्यू कम होगी, बिकॉज वो बहुत सारी जगह पे डिस्ट्रीब्यूट होगी। क्लियर है ये बात? ठीक है। तो इंटेंसिटी वर्ड हमें समझ में आ रहा है कि भी साउंड के पास में इंटेंसिटी है, एनर्जी है, और आपने देखा भी जो ग्लास व्लास टूटते हुए ये सब न्यूज़ तो आपने सुनी ही होगी। तो इसी वजह से होता है भी वो साउंड अपने पास एनर्जी लेके आता है अच्छी खासी, और वो एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है उसको ब्रेक कर देता है। तो इस वाले में हमने क्या सीखा, एक तो एक्सप्रेशन सीखा हमने, इंटेंसिटी इज इक्वल टू हाफ रो वी एस नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। फिर हमने ये देखा कि इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो हमने लिख दिया वो एक्सप्रेशन। फिर हमने देखा कि यार अगर हम सोर्स से दूर जाते रहते हैं तो इंटेंसिटी घटती रहती है, जैसे जैसे हम सोर्स से दूर जाते हैं इंटेंसिटी क्या होती रहती है, घटती रहती है। तो उसमें से कौन सी टर्म चेंज होती है, एम्पलीट्यूड चेंज होता है। तो हमें समझ में आया कि जैसे जैसे हम सोर्स से दूर जाते हैं या फिर साउंड सोर्स से दूर जाती है तो उसका एम्पलीट्यूड क्या होता रहता है, घटता रहता है। क्लियर है ये बात? ठीक है। अब बच्चों इस एक्सप्रेशन को एक और फॉर्मेट में भी लोग लिख देते हैं, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। मान लीजिए जैसे ये तो आपके पास में जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो लिखा हुआ डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में। कई बार है ना इसको हम प्रेशर की फॉर्म में लिख देते हैं। तो प्रेशर की फॉर्म में ये एक्सप्रेशन क्या बनता है, ये बनता है P0 स्क्वायर बाई 2 रो वी। इसका एक्सप्रेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटेंसिटी इज इक्वल टू डेल्टा पी मैक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 रो वी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये और ये दोनों एक ही बात है। डेल्टा पी मैक्स समझ में आ रहा है ना, कि जो प्रेशर वेव है उसका एम्पलीट्यूड हो गया ना, इसको आप P0 भी लिख सकते हैं, दैट इज P0 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 रो वी। तो P0 क्या हो गया आपके पास, P0 हो गया एम्पलीट्यूड ऑफ प्रेशर वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ प्रेशर वेव। तो आप ये दोनों एक्सप्रेशन याद रख लीजिएगा। इसको तो मैं ड्राइव करके इस फॉर्म में लेके आ सकता हूँ इजीली, मैं आपको दिखा देता हूँ भाई। ये ऐसा नहीं है बहुत नया है, हम इसी को, ये और ये दोनों एक ही चीज़ है। देखिए इसको अगर आप इसमें कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे, मैं आपको इसमें कन्वर्ट करके दिखाता हूँ कैसे कर सकते हैं आप। P0 को लिख दीजिए बीटा S0 के, प्रेशर वेव का एम्पलीट्यूड क्या होता है, बसक का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 रो वी। हम इसको इस फॉर्मूले लाना चाह रहे हैं।
तो देखिए बीटा को आप क्या लिख सकते हैं, बीटा तो नहीं है इस एक्सप्रेशन में, तो वेलोसिटी को लिखते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट बीटा बाय रो। तो बीटा कितना आ गया बच्चों, बीटा आ गया वी स्क्वायर रो। तो आप यहां पे लिखेंगे जो आपके पास है बीटा स्क्वायर एस नॉट स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइड बाई 2 रो वी। बीटा को लिख दिया वी स्क्वायर रो होता है बीटा आपके पास, ठीक है। तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज वी की पावर 4 और रो स्क्वायर, सही। के को लिख दिया आपने ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय वी स्क्वायर, इस वी स्क्वायर ने इसको मार दिया तो यहां पे सिर्फ स्क्वायर बचा, ठीक है। ये है, इससे ये कट गया आपके पास और इससे ये कट गया आपके पास, तो देखिए ये बन गया हाफ रो वी एस नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो मैंने आपको इसको इसमें कन्वर्ट करके दिखाया, तो कोई बड़ा खेल नहीं है। आप बीटा को बसक पुट कर दीजिए, फिर बीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए, बीटा होता है वी स्क्वायर रो, फिर आप पुट करके देखेंगे तो एक ही बात है, ये दोनों एक ही बात है। तो हमने इसको कन्वर्ट किया, बोथ आर द सेम थिंग। पर कई बार आपको सवाल में प्रेशर गिवन रहता है, प्रेशर वेव का एम्पलीट्यूड, तो आप डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हैं। समझ में आ गई ये बात, डन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमने इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव की बेसिक बात कर ली। अब पहले आप इसको छाप लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में थोड़ी और जानकारी देते हैं। बच्चों बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, आप देख लीजिए एक बार। क्या पूछा है आपसे, आपसे डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड पूछा है, और क्या क्या गिवन है, डेंसिटी गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है और वेलोसिटी गिवन है, इंटेंसिटी गिवन है। तो आपसे पूछा गया बताइए डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा पार्टिकल का, कर पाएंगे, करके बताइए। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन क्या है आपके पास, इंटेंसिटी है दैट इज हाफ रो वी एस नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, पर ए डिस्प्लेसमेंट वेव का एम्पलीट्यूड होता है। तो इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी है, 4 पुट कर देते हैं, ये वैल्यू हाफ होगी। डेंसिटी गिवन है क्या सवाल में, डेंसिटी 1 है, बहुत बढ़िया। वेलोसिटी गिवन है, वो भी 1 है, क्या बात है। ये एस नॉट स्क्वायर हो गया, ओमेगा स्क्वायर। अब यार ये ओमेगा है क्या, ये ओमेगा नहीं है, दिस इज कैपिटल एफ, दिस इज कैपिटल एफ। तो ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है 2 पाई एफ। तो ये वाली वैल्यू कितनी बन जाएगी, 400 हर्ट्स बन जाएगी ना ये वैल्यू, दिस वैल्यू विल बिकम 400 हर्ट्स, सही है। तो आप यहां पुट करेंगे जो ओमेगा दैट इज 400 का स्क्वायर, सही है ये बात, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या बन रहा है आपके पास। तो इधर आपके पास में ये 2 है ना, तो इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये 400 मल्टीप्लाई 400 हो गया, 400 मल्टीप्लाई 400, इससे ये कट गया, 100 बच गया आपके पास। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 200 बच गया। तो एस नॉट स्क्वायर जो आपके पास में आ रहा है, ये तो 4 कट ही गया था यहाँ पे। एस नॉट स्क्वायर कितना आ रहा है बच्चों आपके पास, इट इज 1/2 1 2 3 4 ऐसा कुछ आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो एस नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 1/√2 मल्टीप्लाई 1/100 मीटर। ये आपके पास इसका जवाब आ जाएगा। और अगर आप mm में लिखेंगे तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, 10√2 mm इज इक्वल टू हो जाएगा 5√2 mm। तो बिल्कुल आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था, आपको बस ये एक्सप्रेशन पता होना चाहिए, उसको कैसे यूज़ करना है ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये हुआ होगा आपसे। अब आइए अपने आगे बढ़ते हैं और सवाल करते हैं इसके ऊपर। ये सवाल इंटेंसिटी से रिलेटेड है, आपको एम्पलीट्यूड ऑफ प्रेशर वेव गिवन है, वेलोसिटी ऑफ साउंड गिवन है, डेंसिटी गिवन है। आपसे पूछा गया बताइए इंटेंसिटी कितनी होगी, सिंपल सवाल है, करके बताइए।
यार हमें तो एक्सप्रेशन पता था ना इंटेंसिटी का प्रेशर की फॉर्म में कितना था, इंटेंसिटी इज इक्वल टू पी नोट स्क्वायर डिवाइड बाई 2 रो वी। ये पता था तो हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। अगर आप पता नहीं होता हाफ रो वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर से करते फिर इसको ड्राइव करना पड़ता है इस एक्सप्रेशन को, पर अभी हमें पता है तो हमें डायरेक्टली हेल्प मिल जा रही है। इसलिए बोलो ये एक्सप्रेशन थोड़ा याद रहता है, जैसे ऐसे सवाल आ गए तो आप डायरेक्टली कर पाएंगे। नहीं तो फिर आपको पता है हाफ रो वी एस स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर है, फिर पूरे को कन्वर्ट करो उस फॉर्म में लेके आओ तो बहुत दिक्कत रहता है ना, और टाइम की हमारे पास वैसे भी कमी रहती है। तो डायरेक्टली अगर आप देखें तो पी नोट पता है वो कितना है 6 × 10⁵ का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, रो की जगह कितना आ गया 1.2 और वी की जगह कितना आ गया 340। इसको सोल्व कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 36 × 5⁻10 और यहाँ पे बन गया 2 1.2 और ये 340 काट दीजिए तो यहाँ पे तो आ जाएगा 18, ऊपर गया तो ये यहाँ पे साफ हो गया ना, यहाँ पे 3 आ गया कुछ, तो ये एक्सप्रेशन कितना आ गया 3 डिवाइड बाय 68 सही मल्टीप्लाई 10⁻⁻10। ये आपके पास इंटेंसिटी आ गई वॉट पर मीटर स्क्वायर में। तो बच्चों अगर ये फॉर्मूले याद रहते हैं आपको तो इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल हो जाते हैं। और क्या पूछ सकता है इसमें, आपसे पूछ सकता है एम्पलीट्यूड वाली बात पूछ सकता है। अगर मान लीजिए ऐसे सवाल हो, इफ इन ए मीडियम इंटेंसिटी एट पॉइंट A is 4I0 and intensity at point B is 2I0 of sound. साउंड की इंटेंसिटी गिवन है आपको। इफ इन ए मीडियम इंटेंसिटी एट पॉइंट A is 4I0 एंड इंटेंसिटी एट पॉइंट B is 2I0 ऑफ साउंड। ठीक है, साउंड की इंटेंसिटी है। फाइंड रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड of sound wave at point A and B। तो भाई इस A और B पॉइंट के ऊपर जो एम्पलीट्यूड का रेशियो आएगा वो कितना आएगा वो आपको बताना है। कर पाएंगे क्या, बताइए करके क्या आ रहा है। हाँ भाई क्या लिखा जाएगा एक्सप्रेशन, तो मैं बोलूँगा यार आई ए डिवाइड बाई आई बी कितना आ रहा है आपके पास, ये किसके बराबर, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर ना, दैट इज एस ए का स्क्वायर डिवाइड बाई एस बी का स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, हमें पता है इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। तो आई ए को लिख दिया दैट इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड ऑफ पॉइंट ए, जो ए पॉइंट पे जो साउंड का एम्पलीट्यूड होगा वो ये। अच्छा आई ए है कितना आपके पास 4I0 और बी है कितना 2I0। इस I0 ने इस I0 को मार दिया, इस 2 ने 2 को मार दिया। तो अगर आप देखेंगे एस ए बाई एस बी तो कितना आ रहा है आपके पास √2 आ रहा है। ये आपके पास इसका जवाब हो गया। तो इंटेंसिटी के ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आपको दिख सकते हैं। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। पहले इससे पहले थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं जो हमने इस लेक्चर में पढ़ा है, वो फटाफट हम रिवाइज कर लेते हैं। तो पहले आप इसको छाप लीजिए, फिर मैं एक बार क्विक रिवीजन करवा देता हूँ जो हमने इस लेक्चर में पढ़ा है। बच्चों जो भी हमने इस लेक्चर में देखा है उसका थोड़ा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं की, एक लेक्चर में चीज़ें बहुत थोड़ी सी ही होती है, पर हमको बहुत ज़्यादा इलेबोरेट कर देते हैं, इसमें से टाइम ज़्यादा लग जाता है। एक तो आपने वेलोसिटी देखा था वेलोसिटी एक्सप्रेशन जो लास्ट वाले लेक्चर में देखा था उसी को हमने कंटिन्यू किया था। वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला आता है y/ρ, और क्या आता है बच्चों β/ρ, और बताइए और क्या आता है γp/ρ, और क्या देखा था दिस इज √γRT/m। हमने इस एक्सप्रेशन पे कुछ चीज़ें देखी थी। अच्छा फिर हम बात करें, अगर मैं बोलूँ अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर प्रेशर को इंक्रीज करेंगे वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीज होगा क्या, गलत बात, दिस इज रॉन्ग, ऐसा नहीं था। अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो वेलोसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा आपके पास में। कब, इफ आइसोथर्मल। तो अगर आप बोले प्रेशर को वेरी करें तो वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो आप बोले पहले मुझे प्रोसेस बताइए तब हम बता सकते हैं, डायरेक्टली हम कमेंट कर सकते नहीं है। ये वाली बात आपके पास में इंपॉर्टेंट थी और ये वाली बात भी ध्यान रखने वाली है, यहाँ पे खतरा रहता है। ठीक है, फिर हमने देखा रो किसका ज़्यादा था, मॉइस्ट एयर का ड्राई एयर का जो रो था वो ज़्यादा था एज कम्पेयर टू मॉइस्ट एयर। ठीक है, फिर मैंने बोला अगर हम मॉइस्चर को बढ़ाएंगे तो अगर मॉइस्चर को बढ़ाएंगे तो डेंसिटी घटेगी। तो अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं मॉइस्चर को बढ़ाऊँ तो डेंसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, डेंसिटी घटेगा आपके पास।
और डेंसिटी घटेगा तो वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होगा, बढ़ेगा। ये एक्सप्रेशन की बात की थी। फिर हमने बात की थी भाई साहब इंटेंसिटी की चर्चा कर रहे थे। इंटेंसिटी क्या हो रहा था, हमें फील से समझ में आया था भाई साहब इंटेंसिटी ये है कि भाई हमें कितने अच्छे से कोई साउंड सुनाई दे रही है। फॉर्मूला क्या है इंटेंसिटी, दैट इज हाफ रो वी एस नॉट स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर है, पर ए यहाँ पे किसका एम्पलीट्यूड है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट वेव का। इतना सही, ठीक है। इसको एक्सप्रेशन को एक और फॉर्म में लिखा जा सकता है, दैट इज पी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2 रो वी। ऐसे भी हमने लिखा था, पी नॉट क्या है आपके पास, प्रेशर वेव का एम्पलीट्यूड। हमने इतनी ही बात की थी। और एक ये चीज थी दैट इज इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। इस लेक्चर में हमने यही कहानी की है और इसी पे सवाल किए थे। आई होप आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। एक बार आप थोड़ी सी जो भी चीज़ आपको दिक्कत लगे एक बार वापस हम नोट्स से गो थ्रू कर लीजिएगा, फिर भी दिक्कत लगे तो आप यहाँ पे वापस वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।